काल में जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में निवासियों को संदेश दिया, आध्यात्मिकता का, शिक्षा के बारे में, जिसकी बहुत आवश्यकता जिंदगी के अंदर। शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा होता है किसी परिवार के लिए भी। और साथ में अंधविश्वास, कुरीति मिटाने का काम किया और वृद्धाश्रम, बुजुर्गों के लिए आश्रम। ऐसी सोच रखने वाले जय शिवानंद जी महाराज साहब के जिस प्रकार से उन्होंने भाव प्रकट किए थे यहाँ पर, और उसी कारण से आज उनके ही शिष्य नित्यानंद जी महाराज साहब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं मंदिर गया था, दर्शन करके आया और नित्यानंद जी महाराज साहब की कुटिया देखी भी आया, जहाँ ये रहते हैं। आप लोग भी जाते रहते होंगे। और वही पास में स्वामी जय शिवानंद जी महाराज साहब का निवास स्थान भी था। किस सादगी के साथ में, किस पावन मंदिर के प्रांगण के अंदर वहाँ जाते ही एक अनुभव होता है, सुकून का अनुभव होता है, संतोष का अनुभव होता है, प्रशंसा का अनुभव होता है। और मुझे खुशी हुई कि मुझे पहले मंदिर ले जाया गया, उसके बाद में आपके बीच में लाया गया। इसके लिए मैं इंदिरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और स्वामी नित्यानंद जी महाराज साहब को मैं, क्योंकि इनका ही आदेश था, पिछली बार भी मैं आ नहीं पाया था, बहुत इन्होंने संदेश कहलवाए थे। मेरी मजबूरी थी कि मैं चाहते हुए उस वक्त आ नहीं पाया था। इस बार भी हमारे इंदिरा जी के साथ में कुछ भाई लोग आए थे, उन्होंने स्वामी जी का संदेश मुझे दिया कि नहीं, उनकी इच्छा है कि मुझे आना ही है इस बार। तो बजट की तैयारी में चल रहा है, अभी कर रहा हूँ। बजट पेश करना, मुझे तैयारी बहुत करनी पड़ती है उसके लिए। सोच समझ के आप लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं लाए हम लोग। जैसे पिछली योजनाओं का जिक्र किया, अभी प्रसादी जी ने, भजनलाल जी ने एक से बढ़ के योजना लेके आए थे हम लोग। जो हिंदुस्तान में कई योजना तो पूरे देश में कहीं नहीं है। चिरंजीवी योजना है, 10 लाख का बीमा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और चिरंजीवी योजना के अंदर ही 5 लाख का दुर्घटना का बीमा भी है। भगवान करे किसी की मृत्यु नहीं हो, और कोई एक्सीडेंट हो गया, डूब गया पानी में, तो उसी चिरंजीवी योजना में ही 5 लाख का बीमा भी डाल दिया गया है। परिवार को कम से कम 5 लाख रुपये मिल जाए। किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। आप जानते हो लाखों रुपए लगते हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? कुछ पैसे वाले छोड़ के कोई नहीं करवा देता ऑपरेशन। 15-20 लाख रुपए लगता है। हमने इंतजाम किया है कि 10 लाख के अलावा भी 10 लाख परिवार के लिए है। 4 लाख खर्च कर दिए, 6 लाख बचे रहेंगे आपको आगे भी। और अलग से किडनी का, लीवर का कोई ट्रांसप्लांट है, प्रसादी बैठे, इस साल मंत्री यही है, उसके लिए अलग पैसा मिलेगा उस परिवार को। उसका इलाज भी करवाया जाएगा, किडनी का भी, लीवर का भी। 10 लाख रुपए उसमें खर्च नहीं होंगे, आगे के लिए बचे रहेंगे। ऐसी योजना हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में शायद नहीं होगी। दुनिया के किसी मुल्क में सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, IPD फ्री, OPD फ्री, सब कुछ फ्री है। और आने वाले वक्त में और इन स्कीमों को और मजबूत बनाएंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं राइट टू हेल्थ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। सूचना का अधिकार, पार्लियामेंट के कानून बना के सूचना का अधिकार दिया आपको, नरेगा दिया महात्मा गांधी के नाम से, गाँव के अंदर 100 दिन का रोजगार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। ये कोई खाली दिए नहीं है, कानून बना के दिया है। सरकार कोई आओ,
पार्लियामेंट में कानून बन गया है कि देश के अंदर 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे ग्रामवासियों को, गरीबों को। कानून बन गया है। सूचना का अधिकार के साथ में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया। बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाने का भी फीस भरेगी, सरकार भरेगी फीस। तो इसी रूप में हम चाहते हैं कि भारत सरकार को चाहिए जो राजस्थान सरकार ने योजना लागू करी है पूरे देश में लागू करे। वो जैसे चिरंजी योजना है, सूचना का अधिकार की तरह आपको मैं चाहता हूं स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना के भेजा है। देश में कानून बने कि तमाम जनता का, गरीब हो अमीर हो, कोई है, फायदा गरीब को ही मिलता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको चिंता नहीं करनी पड़े, फ्री इलाज हो, कैसी बीमारी आ जाए उसको। ये भारत सरकार को चाहिए, आगे आना चाहिए उसको। इस प्रकार से मैंने कहा आपको, हमने अंग्रेजी स्कूल खोली है देश के अंदर पहली बार। अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं सबको कहना चाहूँगा जो गांव के वासी बैठे हैं यहाँ पर, मैं भी बचपन में अंग्रेजी खिलाफ था। क्या काम है ये अंग्रेजी? उत्तर दक्षिण में, उत्तर में भारत के अंदर संघर्ष होते थे। दक्षिण के अंदर हिंदी के बोर्ड जला देते थे, उत्तर भारत के अंदर इंग्लिश को पसंद नहीं करते थे। हम भी लोग बच्चे थे, उसी में थे। आज मैंने महसूस किया है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे अंग्रेजी, हमने 1670 स्कूल खोल दिए, लाइन लगी हुई बच्चों की। मुझे खुशी है गांव वालों ने सरकार की इस स्कीम को स्वीकार कर लिया, वरना लाइन नहीं लगती। अब सरकार को लॉटरी खोलनी पड़ रही है बच्चों के एडमिशन के लिए, किसको मिले किसको नहीं मिले। मैं चाहूंगा कोई बच्चा वंचित नहीं रहे, चाहे हमें कितनी स्कूलें खोलनी पड़े हम खोलेंगे। हर बच्चा जो चाहेगा इंग्लिश पढ़ना, उसको इंग्लिश पढ़ाएं, जिससे कि बड़े होकर के वो अच्छी इंग्लिश बोल सके। हिंदी के साथ साथ में उनको अच्छी तनख्वाह मिले। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तनख्वाह मिलती है। बम्बई में, दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में जाते हैं बच्चे। हमारे बच्चे क्यों नहीं जा सकते? हमारे बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे बच्चे भी अक्ल होशियारी में बहुत होशियार है, उनको अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हमने आपको जान के खुशी होगी, शायद मालूम भी होगा, 200 बच्चों को मैं भेज रहा हूँ प्रतिवर्ष दुनिया के मुल्कों में। आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा और फीस पूरी सरकार दे रही 200 बच्चों को, जिससे कि गरीब आदमी का बच्चा अगर उसको एडमिशन हो गया है बाहर, तो वो जा सके, पढ़े करके अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। मानव संसाधन के रूप में हमारे यहाँ के बच्चों को, हमारे यहाँ के नौजवानों को मानव संसाधन बने प्रदेश का, वो हमारे काम आएगा भविष्य के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए। इस प्रकार से हमने शहरों के अंदर अभी इंदिरा रसोई शुरू करी है। 8 रुपये में खाना दे रहे हैं हम लोग। 17 रुपये प्रति थाली सरकार देती है, अनुदान देती है। उस थाली में 25 रुपये का खाना होता है, 17 रुपये सरकार देगी अनुदान प्रति थाली। पर आज इतनी पॉपुलर योजना हो गई है, वो चाहता हूँ गाँवों के अंदर भी धीरे धीरे, कस्बों के अंदर, पंचायत समिति, एच हेडक्वार्टर में भी ऐसी योजना लागू हो। ये मेरा प्रयास है। शहरों में हमने नरेगा की तरह काम शुरू कर दिया है। 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे दी मैंने। स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी, गांवों की तरह शहरों में भी 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा। आपके बोली और भवनवार बन गया है नगर पालिका, तो नगर पालिका में ही जो गरीब लोग रहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, उनके लिए सुविधा हो गई है, उनको काम मिलेगा। 18 तरह के काम है उसके, आराम से वो गुजारा कर सकता है। वो हमने किया है।
और नरेगा को मैंने 25 दिन बढ़ा दिया राजस्थान के अंदर। 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस प्रकार से हम लोगों ने कई काम किए हैं। उड़ान योजना, हमारी बहनें और माताएं बैठी हुई हैं, बहन बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पर। संकोच छोड़ो, दुनिया भर की महिलाओं का भगवान का दिया हुआ है जो प्रकृति का रीति रिवाज है, प्रकृति है, सबके माहवारी होती है। दुनिया भर की महिला, इंग्लैंड की हो चाहे अमेरिका की महिला हो। हमारे यहाँ गाँव में गरीबी भी है, घूंघट निकालते हैं, माहवारी की बात अपन घर में करते नहीं हैं, हाथ भी नहीं लगाते हैं। अब नई शताब्दी है, वो महिला घूंघट में जो यूज करती कपड़ा, अमीर लोग पैसे वाले यूज करते हैं, नैपकिन यूज करते हैं, अच्छा सा हाइजीन होती है उसके अंदर, बीमारी नहीं फैल सकती। गरीब महिला गाँव की कपड़ा काम करती है, रुई काम लेती है, उसके कारण से उनके बार बार इन्फेक्शन होता है, कई बार कई तरह की बीमारी पैदा हो जाती है, कैंसर हो जाता है, कि बात बन जाती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती बड़ी होकर के बच्चियां। हमने संकोच खत्म करके 800 करोड़ रुपए मैंने दिए हैं। नैपकिन सरकार सप्लाई करेगी हर घर के अंदर, आंगनबाड़ी घर के माध्यम से। 12 नैपकिन प्रति महिला, 12 नैपकिन एक महीने का प्रति माह मिलेगा। क्या है हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे हैं। गांव भिडोली में कार्यक्रम का आयोजन है, विशाल भंडारे का भी आयोजन है और उत्साहित लोग हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का संबोधन आपने सुना। मुख्यमंत्री ने वो तमाम योजनाएं जनता के बीच रखी हैं एक बार फिर से, जो जनता के लिए लागू की गई, फिर चाहे उड़ान योजना हो या फिर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो। विधायक भी इस दौरान मौजूद हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री तमाम योजनाओं का जिक्र अपने संबोधन में करते हुए नजर आए हैं। और मुख्यमंत्री ने ये कहा भी है कि बजट की तैयारी है, बजट अब पेश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बेहतर बजट आपके लिए हमें लाना है और बेहतर बजट तभी हो सकता है जब आपकी मांगे उसमें शामिल हों। और मुख्यमंत्री ने सभी से ये कहा है कि आपकी जो मांगे हैं वो हम तक पहुंचाएं, हमें बताएं, उन मांगों को हम पूरा करेंगे। खिले आप लोग गांव के अंदर खिले नहीं खिले? आप हाथ खड़े करो, कौन कौन खेला था अब बताइए? 1000 लोग खेले, वेरी गुड। महिला भी खेली, हाथ खड़े कर रही हो। हमारी बहन बेटी खेल रही थी, मजा आ गया होगा खेलने का। मैं खुद गया, गांव में देखने के लिए गया, ब्लॉक में गया, जिले में गया, स्टेट लेवल पे गया। हर साल करवाएंगे हम लोग खेल। हम चाहते हैं हमारे खिलाड़ी राजस्थान के देश में, दुनिया में नाम रोशन करें, ओलंपिक तक जाए। पूरी व्यवस्था करेंगे, उनकी सुविधाएं देंगे उनको हम लोग, अच्छे कोच, अच्छे मैदान, खेल के मैदान हर पंचायत समिति में बना रहे हैं हम लोग, हर स्कूल में बनाने जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं चाहूंगा राजस्थान के अंदर गांव गांव में खेल के मैदान हो, जिम्नेजियम हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे राजस्थान के नौजवानों का, आने वाली पीढ़ियों का, ये मेरा सपना है। तो इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, निश्चित जनों को। आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। तो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े दादा दादी 1000-1500 मिल जाते हैं महीने के उनको, तो उनका मान सम्मान घर में भी होता है। आप जानते हो घर में कई तरह की स्थिति होती है परिवार के अंदर, और अगर बूढ़े लोगों को पैसा मिलता है, उनका सम्मान उनकी बहू भी करती है, उनके पोते पोती होते छोटे छोटे बच्चे, वो भी दादा दादी के आगे पीछे फिरते हैं। सेवा करेंगे तो इनाम मिलेगा, 50 रुपये का नोट मिलेगा, 100 का नोट मिलेगा। सही बात है नहीं है?
सेवा करते हैं, दादा पानी लाऊं, दादा चाय लाऊं, दादा खाना लाऊं, पूछते नहीं दादा दादी को, पूछते थे बच्चे भी। तो बूढ़े लोगों का मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने तमाम कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया है, ओपीएस ओल्ड पेंशन लागू कर दी है। आराम हो गया कई परिवारों को, सब घबराए हुए थे क्या होगा। भारत सरकार में हमारे इसका विरोध हो रहा है, मेरी ओपीएस का बहुत भयंकर विरोध कर रहे हैं भारत सरकार वाले। और मैं भी चाहूंगा कि मैं उनको बता दूं कि हमारा रास्ता सही है, मानवीय दृष्टिकोण है। बुढ़ापे के अंदर एक कर्मचारी भी सुरक्षित होना चाहिए। भाई मैं बूढ़ा हूँगा, रिटायरमेंट के बाद में मुझे पेंशन मिलेगी, ढंग की पेंशन मिलेगी। आप बताइए इसमें क्या गलत किया मैंने? ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा साहब, क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा पेंशन में। अरे 60-70 साल तक आजाद हुआ देश, हमने ओपीएस दिया, तभी विकास भी हुआ है और पेंशन मिली उन लोगों को। अब आधे लोगों को पेंशन पुरानी मिलेगी, आधे लोगों को नहीं मिलेगी। क्या मतलब हुआ भाई इसका? तो ये अलग मामला है। तो मैं कहना चाहूँगा, महंगाई को लेके राहुल गांधी जो रास्ता में निकल पड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शांति, सद्भाव, प्यार, भाईचारा सब जातियों के अंदर, बिरादरी में, सभी धर्म के लोगों के बीच में, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसमें किसान भी आता है, मजदूर भी आता है, दलित भी आता है, पिछड़े भी आता है। अमीर जो है और अमीर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं। ये खाई ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, ये राहुल गांधी का कहना है। ये तमाम बातों को लेके हमारी सरकार वादा करती है प्रदेश की सरकार से। पांचों मुद्दों को हमने काम शुरू कर दिया है। अगले बजट में आपको उसकी झलक मिलेगी, पांचों पॉइंट की। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, प्यार मोहब्बत भाईचारे हम लोग रहें, और रोजगार कैसे मिले। अभी मैंने 1,35,000 नौकरी लगा दी है बच्चों की। 1,25,000 की इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, चल रहा काम। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां कभी लगती नहीं थी, मैंने प्रयास किया है। अब उसमें कई बार हाईकोर्ट बीच में आता है, कई बार पेपर लीक हो गया। पेपर लीक खाली रास्ता में नहीं हो रहा है, पेपर लीक जो है हर राज्य में हुआ है। तो दो बातें होती है, नौकरी लगाओ ही नहीं, पेपर लीक ही नहीं होगा। अगर नौकरी लगेगी नहीं तो पेपर क्या लीक का होगा। तो आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, आर्मी में, जुडिशरी में, हाईकोर्ट में, अभी 2-3 महीने पहले राजस्थान में भी पेपर लीक हो गए। पर हमने वो राज्य राजस्थान है जहां उनको पकड़ लिया हम लोगों ने, कहां से पेपर आउट हुआ, कैसे लीक हुआ, अरेस्ट किया और जेलों में बंद है वो लोग। वो किसी राज्य में नहीं हुआ है, हमने किया। इसलिए हमारे कुछ भाई लोग, नौजवानों को अच्छा काम करते वो पीछे हो जाता है। मैंने अच्छा काम किया, जो एग्जाम देने आएगा बसें फ्री कर दी रोडवेज की, फिर मैंने फ्री कर दी प्राइवेट बसें। प्राइवेट बसों को हम किराया देंगे, प्राइवेट बसों को वो फ्री जाएगा बच्चा हमारा। फिर मैं कलेक्टर को फोन किया, तुम इनको जो बच्चे बाहर से आ रहे दूर दूर से, कहाँ रहेंगे रात को? कोई धर्मशाला देखो, होटल देखो, रुको इनको। खाने का प्रबंधन किया कई जगह, तो सब अच्छा काम किया। पेपर लीक होते ही पानी फिर गया। अब उसे मेरा क्या कसूर बताओ? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और फिर कुछ लोग पानी फेर देते, विपक्ष वाले खूब प्रचार कर रहे। बीजेपी से तुम्हारे वक्त में पेपर आउट हुए थे, तुम उनको पकड़ पाए? एक आदमी को अरेस्ट किया क्या? किसी को नहीं किया। इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में उनकी सरकार में राहत दिल का फर्क है। वो अफवाह फैलाने में उनकी मास्टरी है, काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं।
हमारे काम ज्यादा होते हैं। अभी आपको बताया भजन लाल जी ने, प्रसाद जी ने, इतनी योजनाएं 70 साल में कहीं कभी नहीं हुई होगी जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। जो मांगा मुझसे इंदिरा ने, मैंने दिया उसको। नगर पालिका, पंचायत, तहसील, उप तहसील अपग्रेड कर दी। सड़कें आपकी कोई 500-700 करोड़ की तो सड़कें बन रही है आपके यहाँ पे, कोई कम नहीं हो रहा। 757 करोड़ की सड़कें बन रही है आपके जिले के अंदर। 757 करोड़ की सड़कें बन रही है। बारजा नदी पर 33 करोड़ बन रहा है, वो ब्रिज बन रहा है वहां पर। क्या क्या नहीं हो रहा बताओ। नगर पालिका हो गई तलावड़ा में, बरदाना में, मित्रपुरा में, नई तहसील में कमुल्स हो गई, बामनवार बोली में नवीन नगर पालिका बन गई। 21 जगह नवीन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खुल गई। मेडिकल कॉलेज आ गई, आपके नर्सिंग कॉलेज आ गई। मल्लारना में ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। गंगापुर सिटी में जिला अस्पताल बन रहा है। बताइए बेटे हमारे रामकेश जी अस्पताल ले गए, जिला अस्पताल लेवल का ले गए वहां पर। ये मित्रपुरा, बामनवार, वजीरपुर, गंगापुर, चौथे बरवाड़ा में महाविद्यालय खोले। अरे कॉलेज 70 साल में खुली 250 राजस्थान में, और मैंने खोल दी 4 साल में 211 कॉलेज खोल दी। ओ भैया 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 हेलो, ओ भैया भैया। और 94 कॉलेज गर्ल्स की लड़कियों की। और ये कह दिया कि जब 500 लड़कियां पढ़ेगी गांव में, सुनिए आप, जब 500 लड़कियां पढ़ेगी, बड़े गांव हो, कस्बा हो, हम चाहते लड़कियां दूर जा नहीं सकती, माँ बाप भेजते नहीं उनको जिला हेडक्वार्टर पर। हमने कहा जब 500 लड़कियां पढ़ेगी वहां उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा निर्णय हमने किया। इस प्रकार से कृषि महाविद्यालय सवाई माधोपुर में बन गया, खंडार में बन गया। तो मैंने जो मांगा जिले में हो, या जैसे इंदिरा जी ने जो काम कर रहे, अभी आपको भजन लाल जी ने पढ़ के सुनाया था, कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके आप लोग मजबूत रहें। चुनाव का साल आ गया है, हमारे खिलाफ में बड़े बड़े लोग आएंगे दिल्ली से। ERCP जो आपकी योजना है, ERCP, अब मुझे बताइए आप, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब योजना बनी। हमारी सरकार की नीति है, सरकार बदल जाए, हम आ जाए सरकार में, तो पुरानी सरकार की योजना को बंद नहीं करनी चाहिए। हम बंद नहीं करते। हालांकि वसुंधरा जी से मेरी शिकायत है, उन्होंने रिफाइनरी बंद कर दी थी 55 की, 5 साल बाद में शुरू करी, तो 40,000 करोड़ की लागत थी उसकी, बढ़ के 70,000 करोड़ हो गई उसकी लागत। आप बताइए, 40 की 70 हो गई। ERCP को अगर बंद कर दें हम लोग, तो 40,000 की 1 लाख करोड़ हो जाएगी, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। हमने क्या किया, प्रधानमंत्री ने वादा किया जयपुर में, अजमेर में, हम इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। मैंने मीडिया वालों को बताया, पूरा सुनाया उनको क्या बोल रहे हैं। आप बताइए, एक योजना हमारी, पानी का मंत्री राजस्थान का इतना निकम्मा है, एक योजना लागू नहीं करवा सकता राजस्थान के लिए। राष्ट्रीय परियोजना का मतलब होता है 90% पैसा भारत सरकार देती है, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। बड़ी योजना है, स्टेट गवर्नमेंट में पैसा होता नहीं है, पर वो नहीं करवा पा रहे। 25 MP जिता दिया आपने राजस्थान में बीजेपी के। अगर 25 मिलके जाए प्रधानमंत्री के पास में, मना कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। फिर भी हमारी नीयत देखिए आप, हम खाली कह नहीं रहे उनको, खाली आरोप लगा रहे हैं। मैंने 9,600 करोड़ रुपया एलोकेट किया इसके लिए। काम बंद नहीं होना चाहिए। बताइए आप, काम चल रहा है आपके, ईश्वरदा का अलग चल रहा है। ईश्वरदा का पानी आपके 200 जिले में भी आएगा, कुछ क्षेत्र आपका रामकेश जी का वहां भी आएगा, तो पूरे जिले में पानी तो आएगा, तो वो आएगा ERCP की योजना से आएगा 13 जिले के अंदर। मैं पीछे बढ़ा हुआ हूँ, पूरी राजस्थान के लोगों का आह्वान करना चाहूँगा, चाहे भरतपुर के हो, अलवर के हो, धौलपुर, करौली, माधोपुर, दौसा,
जो भी जिले हैं, जयपुर तक भी आता है, टोंक भी आता है उसके अंदर, अजमेर भी आता है, अलवर भी आता है। हम सबको मिलके दबाव बनाना पड़ेगा, जिससे कि भारत सरकार को मजबूर होके, जैसे मैंने दबाव बनाया था जब मैं विपक्ष में था, मजबूर होके प्रधानमंत्री को आना पड़ा। 55 के अंदर रिफाइनरी काम जो बंद पड़ा था उसको वापस प्रारंभ करना ही पड़ा। उसी प्रकार से मैं चाहूंगा, ERCP केंद्र सरकार के गले की घंटी बन चुकी है। ERCP मोदी जी के और गजेंद्र शेखावत के गले की घंटी बन चुकी है। घंटी बोलती नहीं बोलती है, याद दिलाती हर वक्त कि भाई ये क्या होगा, क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग बाहर। पुरानी कहावत है नहीं, गले की घंटी बनना, जानते हो कहावत को? तो दोनों के गले की घंटी बनी हुई है ये। इसलिए मंत्री जी सब जगह फिर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे जनता को। वो जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है, ये जनता आपका सफाया कर देगी। आपने अगर ERCP लागू नहीं करी तो ये मेरा कहना है आपको। और मैं आह्वान भी करना चाहूंगा आपको, ये मौका आपके लिए है। अगर आंदोलन खड़ा हो गया तो समझ जाएंगे कि हमें आखिर में मंजूर करनी पड़ेगी ERCP को। देश में 16 योजनाएं ऐसी है, राष्ट्रीय परियोजनाएं, 16 परियोजनाएं ऐसी है। क्या एक सत्र में नहीं हो सकती राजस्थान की? राजस्थान की एक भी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना नहीं है। बताइए आप, ये कोई इसमें राजनीति है मेरी? मैं इसमें क्या राजनीति कर रहा हूँ? तुम्हारी योजना तुम्हारी सरकार ने बनाई, वसुंधरा राजे ने बनाई, हम उनको पूरी कराना चाहते हैं। राजनीति तुम कर रहे हो क्योंकि सरकार बदल गई, इसलिए बदला ले रहे हो पब्लिक से। आप लोग जानबूझ करके आप योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे। ये मेरा आरोप है प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी और उनके मंत्रिमंडल के लोगों पे भी, राजस्थान के नेताओं पे भी। इतने लोग बैठे, राजस्थान के नेता 5 साल तो बन गए मुख्यमंत्री हमारे असेंबली के अंदर। लोग जान हो रहे हैं लड़ने आपस के अंदर। आक्रोश नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे आक्रोश जी? आक्रोश तो आपके खिलाफ में लोगों का। आप 4 साल से क्यों निकम्मापन दिखाया आपने? क्यों नहीं आपने इश्यू बनाया सरकार के खिलाफ में? कोई आपको कहने की स्थिति नहीं बनाई आपने। हालात बड़े गंभीर है, इसलिए इनकी आक्रोश योजना फेल हुई। आप लोगों ने साथ नहीं दिया इनका। राजस्थान भर की जनता ने 200 विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली, पूछो कितने लोग आए वहां पर। बहुत दुर्गति इनकी हुई। एक बार तो बंद करनी पड़ गई यात्रा को, बहाना करे कोविड आ गया, कोविड आ गया। कहाँ कोविड आ गया था? आया कोविड कहीं पर? ऐसा माहौल बना भी कोविड आ गया इसलिए हम बंद कर रहे हैं। फिर ऊपर डांट पड़ी इनको, अरे बेइज्जती होगी तुम्हारी, वापस शुरू करो। 2 घंटे के अंदर से वापस शुरू कर दी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अब बताइए आप एक और बहुत इम्पोर्टेंट, आजादी के बाद में जो है, आजादी के बाद में इतना पोर्टफोलियो जो आपके क्षेत्र को मिला है, पूरी राजस्थान को, मेरे ख्याल से, मेरी समझ में तो कभी नहीं मिला है। प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो आज तक किसी को नहीं मिला है। पूरी राजस्थान के अंदर ऐसे पोर्टफोलियो, मेरा दावा है, आज तक कभी नहीं मिला पूरी राजस्थान के अंदर। अब सुनिए आप, प्रसादी मीणा स्वास्थ्य मंत्री, ममता भूपेश महिला बाल विकास मंत्री, मुरारी मीणा कृषि व्यापार मंत्री, विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री, बैजनाथ यादव आपके यहाँ बैठे PWD मंत्री। कोई बड़ा सड़कों का मंत्री आज तक कभी है? अब बैजनाथ जी मांगनी पड़ती है हम सबको, अरे भाई एक सड़क तो जोधपुर दे दो, एक बीकानेर दे दो, एक गोटा दे दो। बताइए इतना बड़ा मंत्री बन गया है कि सड़क ये देगा हम सबको। सुभारकर टेक्निकल एजुकेशन मंत्री, जायदा खान शिक्षा राज्य मंत्री, रमेश मीणा हमारा कौली वाला पंचायती राज और ग्रामीण विकास, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता है। नरेगा वहां चलाता है, सब कामों करता है।
शकुंतला रावत कलरवाली उद्योग मंत्री, टीकाराम जूली सामरिक न्याय मंत्री। और मैं अगर हड़ौती की बात करूं तो अशोक चांदना, प्रमोद भाया, शांति धारीवाल, जहाँ ये ERCP आ रही है। कहने का मतलब अगर मैं ERCP के छोड़ के खाली आपके ईस्टर्न रास्ता की बात करूं, अलवर की, भरतपुर की, माधोपुर की, अगर ये 4-5 जिले ले लूं मैं तब भी आते हैं, दौसा की। तो ये काम जो इतने बड़े बड़े हमने पोर्टफोलियो दिए हैं इनको, सड़कों का, स्वास्थ्य का, कृषि का, पर्यटन का, टेक्निकल एजुकेशन का, तो कहने का मतलब ये है कि मेरी नीयत ये है कि ये जो पिछड़े हुए इलाके हैं, देखो पिछड़े इलाके तो पश्चिमी राजस्थान के रहे, अकाल सूखे पड़े सदियों से, वहां अकाल सूखे के कारण सड़कें बन गई। अब अगर ERCP आ गई, पानी कमी नहीं रही आपके, 2 लाख हेक्टेयर में तो सिंचाई होगी आपके। 2 लाख हेक्टेयर किसे कहते हैं? और जल जीवन मिशन चल रहा है, आधा पैसा दे रही सरकार, भारत सरकार, आधा पैसा हम लगा रहे हैं। हर घर के अंदर नल पहुंचेगा, तो पानी होगा तो पहुंचेगा। मैं कह रहा हूं मोदी जी को और जल संसाधन मंत्री को, राजस्थान वाले को, कि योजना तो हमारी है, बहुत शानदार योजना है, हर घर में नल पहुंचना बड़ी योजना है। अगर पानी होगा नहीं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने न सिर्फ योजनाओं का जिक्र किया बल्कि ये भी बताया कि आपके इलाके से, आपके संभाग से कितने मंत्री हैं जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं, फिर चाहे वो सड़क परिवहन मंत्री हो या फिर पंचायती राज मंत्री हो। ERCP का मुद्दा भी उन्होंने जोर शोर से उठाया और कहा कि ERCP मुद्दा है और जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोई राष्ट्रीय परियोजना नहीं, राजस्थान की कोई ऐसी परियोजना नहीं जिसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा हासिल हो। ऐसे में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सवाई माधोपुर के बौली से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बजट में व्यस्त हूं और उस व्यस्त कार्यक्रम के बीच यहां पहुंचा हूं। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, लेकिन उस जन आक्रोश रैली में जनता का आक्रोश आ ही नहीं रहा, विफल है। दरअसल संत जय शिवानंद महाराज का निर्माण समारोह और बौली के ग्राम भेडोली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भंडारा स्थल पर विशाल जनसभा आयोजित की गई, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने संबोधित किया और जिक्र किया, न सिर्फ बजट का जिक्र किया, इस संभाग के विकास का जिक्र किया, मंत्रिमंडल में इस संभाग को मिले प्रतिनिधित्व का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे कई लोग अफवाह चलाएंगे, आपको सरकार नहीं बनने जा रही है, ये कहेंगे कि काम तो बड़ा अच्छा किया है, बहुत शानदार स्कीमें हैं, अशोक गहलोत बहुत भला आदमी है, परंतु MLA जो है बहुत ही भ्रष्ट MLA है, खूब पैसा खा रहे हैं। ये इतनी अफवाहें चलाएंगे राजस्थान भर के अंदर, गारंटी किसी की नहीं होती है, कर्मचारी की भी नहीं होती है, किसी की नहीं हो सकती है। छोटा मोटा कि मान लो इलेक्शन आ गया, कोई फंक्शन हो गया, चंदा ले लिया, पर विपक्ष के बाहर कहना कुछ नहीं है, तो विपक्षी पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि अब क्या कहें चुनाव जीतने के लिए। मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, पूछेंगे इन नेताओं को, बताओ हम क्या बोले यहाँ पर, तो फिर हम क्या उनको बताएंगे, आप ये बोलो, क्या बताएंगे, बताएं कुछ नहीं है, तो आप ये बताओ यहाँ के MLA बहुत करप्ट है, यहाँ बेईमानी हो रही है, अरे भाई रेप हो रहे हैं, यहाँ पर चोरी हो रही है, पूछो कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर FIR कंपल्सरी की है देश के अंदर। पहले थाने के अंदर जाते थे ना, तो पुलिस वाले भगा देते थे फरियादी, गिराओ यहाँ से, जाओ, कोई केस नहीं बनता।
आधे लोग जाना पसंद नहीं करते थाने के अंदर। कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है क्या जाऊंगा मेरी बेइज्जती होगी वहां पर। कोई बेचारा गरीब आदमी होता है बेटी का रेप भी हो गया, जाता नहीं था, वो जाऊंगा तो क्या करूंगा जाके, सुनवाई होगी नहीं, जग ऐसा ही होगी अलग से, तेरी बेटी का रेप हो गया, ये पूरी शादी भी नहीं होगी। बेचारा मन महसूस करके अंतिम सांस तक मरने तक बेचारा गम लेके मरता, या मेरी बेटी का रेप हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने वो छुटकारा दिलाने के लिए आदेश जारी करवाया सरकार बनते ही कि आपको FIR तो लॉन्च करनी ही पड़ेगी थाने के अंदर नंबर 1, नहीं करोगे थानेदार की उसको सस्पेंड कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, उसको कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ में। नंबर 1। नंबर 2, हमने हर थाने में बनवाए स्वागत कक्ष, बनवाए स्वागत कक्ष, बिल्डिंग बनवाई है स्वागत कक्ष की, बोर्ड लगाया स्वागत कक्ष, जिससे कि थोड़ी बहुत तो पुलिस वाले जो हैं हेड कांस्टेबल थानेदार साहब को लगेगा कि अब तो इज्जत देनी पड़ेगी इनको, आने वाले फरियादी को, क्योंकि मैंने स्वागत कक्ष बनाया है। लोग कहेंगे यार स्वागत कक्ष की बात कहाँ है, तो स्वागत कक्ष बनवा दिए हमने। पर आपको खुशी होगी, पहले जब रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी तो कोर्ट में आते थे हम लोग, और कोर्ट से आदेश होता तब जाके रिपोर्ट दर्ज होती थी। अब मेरे को भी याद नहीं है, इतनी संख्या मामूली रह गई है कोर्ट से आके FIR दर्ज कराने वाले की, आप सोच नहीं सकते। तब 30 महिलाओं के अत्याचार की, दलितों के अत्याचार की, वो 300 दिन लगते थे, आज वो 80 दिन में 60 दिन में पूरी हो रही है। बताइए आप, एग्जैक्ट आंकड़े मुझे मालूम, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो इतने कड़वे फैसले किए, इतने ऐतिहासिक फैसले किए, वो तो एक तरफ है। हम कहते हैं हमारी सरकार इस बार जनता के मूड पे देख रहा हूँ, आशीर्वाद उनका जो मिल रहा हम लोगों को, मुझे लगता है इस बार चौथी बार सरकार बनेगी, वापस बनेगी, ये अगली बार सरकार फिर रिपीट होगी हमारी सरकार, ये मुझे विश्वास हो रहा है इस बार। अब आखिर में तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, जनता जनार्दन पर निर्भर करेगा कि जनता जनार्दन क्या चाहती है। ये लोकतंत्र गांधी जी का दिया हुआ है, पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना आजाद का और अम्बेडकर साहब का संविधान है। वो कहता है कि जनता चाहे उसको, वो माई बाप रहेगी आपकी, आप जाके MLA हो, MP हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सरपंच हो, जाके हाथ जोड़ो गरीब के गरीब सामने, पैरों में हाथ लगाओ, उसका आशीर्वाद मांगो कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, आशीर्वाद देगा तो जाके आप कुर्सी बैठ सकते हो। ये व्यवस्था की है कांग्रेस ने करी है। चार सत्ता में हम लोग नहीं है, मोदी जी सरकार में है, तो मोदी जी की नीति है बर्बाद कर रही है, आर्थिक नीति महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, तनाव बढ़ा रही है, अमीर गरीबी खाई बढ़ा रही है, उसके हम खिलाफ हैं। कांग्रेस की नीति है, कार्यक्रम सिद्धांत गरीबों के लिए है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए है, 36 कौमें गरीब उनके लिए है। इसलिए कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकते, सरकार चाहे मन नहीं बनी है, पर दुनिया भर में जो मान सम्मान कांग्रेस का है, नेताओं का है, वो इन लोगों का नहीं है जो आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। ये मैं आपको दावों के साथ में कह सकता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग संकल्प लेके जाए मिडेक में, पावन धाम पे, और हमारे महाराज साहब, नित्यानंद महाराज साहब के सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम गरीब तक सरकारी योजना पहुंचाएंगे, और मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। योजना हमारी है, कई बार गरीब तक पहुंचती नहीं है, गांव तक नहीं पहुंचती है, फायदा गरीब को मिल नहीं पाता है। अब तो पहुंचने लगी है आपकी योजना। ये चिरंजीवी योजना लोग कहने लगे ना, मेरा 2 लाख का इलाज फ्री हुआ, मेरा 5 लाख का किडनी ट्रांसप्लांट फ्री हो गया, तो लोग मालूम पड़ गया अब धीरे धीरे। पर बाकी योजना ही पहुंचाओ, यही बात कहता हुआ मैं आपका आह्वान करूंगा, कृपा करके आप लोग आने वाले वक्त के अंदर सब मिलकर हम राजस्थान के विकास में भागीदार बने। आप लोग इतनी संख्या में मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नित्यानंद महाराज साहब का आभारी हूँ। आपके आदेश के कारण मुझे मौका मिला कि मैं अपनी 2 बातें आपको कह सकूं। और इंदिरा मीना आपकी बहुत ही दबंग
विधायिका है, आप देख लो किस प्रकार से वो काम करवाती है। हमसे लड़ लेती है, मंत्रियों से भी लड़ लेती है, मुझसे लड़ लेती है। काम के लिए समझौता नहीं करते हम लोगों से। आपके विकास होना चाहिए क्षेत्र में, उसके लिए बहुत पीछे पड़ती है काम करवाने के लिए। इसीलिए इतने काम इसके हुए हैं। आगे भी इसके काम कोई रुकेगा नहीं। ये मांग थक जाएगी और मैं देता नहीं थकूंगा। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, इंदिरा मीना, बोले गुरु महाराज की जय, बोले स्वामी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से वही अपना वाक्य दोहराया कि नेता और विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, देते देते नहीं थकेंगे। और इस बजट के अंदर भी ये रिफ्लेक्शन नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त बजट बनाने में व्यस्त हैं और उस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में ही यहां पहुंचे सवाई माधोपुर के बोली में एक प्रोग्राम, जहां न सिर्फ उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया, बल्कि विधायिका वहां पर किस तरीके से मजबूत है और अपने विधानसभा क्षेत्र के मजबूती से पैरवी करती हैं, फिर चाहे वो मंत्री के सामने हो या मुख्यमंत्री के सामने, उसका भी जिक्र किया। बीजेपी पर जमकर हमला उन्होंने बोला है।